हम लोग प्लेटो के दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे। प्रवीण आ गए, नीरज आ गए, और सब लोग कहाँ हैं? फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने सारे लोग थे सारे के सारे लोग आ जाएं, फिर से शुरू किया जाए क्लास को। हम लोग इसमें बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे, कुछ मॉडल हम डिस्कस करवाएंगे, ठीक है? कि हाउ टू राइट मेंस आंसर राइटिंग, मेंस में कैसे आंसर राइटिंग फिलॉसफी की जाती है। हम उन विषय वस्तुओं पर भी समग्रता से चर्चा करेंगे, क्योंकि आवश्यकता आज समय के अनुसार यही है कि हम थोड़ी सी मेंस की विषय वस्तुओं पर भी चर्चा करें। फिलॉसफी पेपर सेट करूं, और जैसे ये सिनॉप्सिस मैं बनाता हूं, जैसे मैं ये सिनॉप्सिस बनाता हूं उसे, अच्छा विजय नीरज सभी लोग आ जाइए फटाफट, ठीक है? जैसे मैं ये सिनॉप्सिस क्वेश्चन का मॉडल सेट करता हूं, उसी मैं लगभग पिछले 4-5 सालों से कोई मॉडल क्वेश्चन पेपर भी बनाता था। यहाँ पे बहुत से कोचिंग संस्थानों का आता था तो बनाता था। तो मुझे आदत है कि क्वेश्चन की बॉडी कैसे मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, तो उसी आधार पर हम अन्य चीज़ों को अपने क्लास में 20-25 दिन सेट करके पढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा कि आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। कम से कम आप जो इस बार देने वाले हैं उन्हें फिलॉसफी में प्रॉपर हर क्वेश्चन का एक मॉडल मिल जाएगा, और जो नए हैं, जो अभी ग्रेजुएशन में हैं, पीजी में हैं, जो अभी तैयारी में हैं, उनके लिए क्या हो जाएगी, पहले से एक पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों काम करेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है प्लेटो के बारे में, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। मैंने कहा था कि न्याय सिद्धांत को एक बार पूरी तरीके से सारगर्भित रूप में पढ़ाऊंगा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने न्याय के 3 पक्ष, मैंने बताया था कि न्याय के 3 पक्ष होते हैं। एक कानून के पक्ष में, न्याय हमेशा कानून दिलाने का कार्य करता है। जैसे हम कहते हैं कि तुमको हम देख लेंगे, अदालत में हम देख लेंगे। आप लोग जॉली LLB मूवी देखे होंगे, तो उसमें कहता है कि आज देश के हर चीज़ पे करप्शन का चार्ज है, लेकिन आज फिर भी लोग कहते हैं ना कि हम तुम्हें अदालत में देख लेंगे। यानी कहीं ना कहीं अदालत पे भरोसा है कि हमें वहाँ से निष्पक्ष न्याय मिलेगा। तो ये जो भाव है उसे हमें उजागर करने की ये कानून का प्रसंग है। हमने सामाजिक आयाम के संदर्भ में देखा, यानी समाज में सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले जो लेवल है वो भी न्याय के हैं। तीसरा एक प्रकार का अधिकार है। यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो यह हमें अधिकार है कि डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये क्या है, न्याय के अधिकारता के क्षेत्र को निर्धारित करता है। अब हम करेंगे क्या, न्याय सिद्धांत की धारणा पढ़ेंगे। जिस दिन जो लोग उस दिन का चार्ट बनाए होंगे, ऐसे 3-4 दिन पहले ये टॉपिक मैंने शुरू किया था, तो एक प्रॉपर चार्ट बनाया था, तो उसमें एक टॉपिक न्याय की धारणा थी। तो न्याय की धारणा भी मैंने लिखा था। और न्याय की धारणा देखिए, धारणा 2 प्रकार की है, परंपरागत धारणा, परंपरागत धारणा, और दूसरी होती है आधुनिक धारणा, ठीक है, उदारवादी धारणा। दो प्रकार की धारणाएं हैं। मीनू आ गई, चलो लगभग सभी लोग आ गए, आरती, प्रियंका, सारे लोग थे। एक बार इस प्लेटो के न्याय सिद्धांत को हमसे भी पढ़ के देखो। बहुत लोगों को यूट्यूब पे आप देखते हैं, देखिए किस तरीके से मिलती है। देखो ये जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत का जो धारणा है 2 प्रकार की है, परंपरागत धारणा, उग्रवादी धारणा। यदि प्लेटो, कल एक लड़के ने पूछा था कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो अक्सर यदि आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का समीक्षात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि
प्लेटो के न्याय सिद्धांत का समीक्षात्मक वर्णन कीजिए। ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है। अनन्या सिंह, सब प्रीति, सभी लोग आ गए। इसी तरीके से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और न्याय सिद्धांत को जिस तरह देख रहे थे उसी तरीके से हम उसको अन्य पहलुओं को भी देखेंगे। आज कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें, और ख़त्म तभी होगा जब हम थोड़ा सा फास्ट करके उनके सारे आयाम को समग्रता में देखें। तो यानी प्लेटो की धारणा के अंतर्गत परंपरागत उग्रवादी धारणा है। तो परंपरागत क्या है, तो मैं बोलता जाऊंगा, लिखते चलिएगा। परंपरागत धारणा में क्या है, 3 आयाम हैं, 2 और 3 है। पहला क्या है, न्याय आत्मा का गुण है। न्याय आत्मा का गुण है। न्याय आत्मा का गुण है, ये पहला चीज है। दूसरा क्या है, न्याय एक व्यवहार है। न्याय क्या है, न्याय क्या है, एक प्रकार का व्यवहार है, व्यवहारिक गुण है। न्याय क्या है, एक प्रकार का व्यवहारिक गुण है। जिस तरीके से इसकी सिनॉप्सिस बॉडी बनाया हूँ उसी तरीके से आप लोग इसे डाल देंगे, एक के बाद एक परफेक्ट आंसर बनेगा। और आपको भी एक बार देखने के बाद लगे कि नहीं, इसकी फुल बॉडी, जितना आप हर आयाम से सोच सकते हैं वो सारा चीज इसमें रहेगा। ठीक है। तीसरा क्या है कि न्याय शुभ है। न्याय क्या है, शुभ है। ये परंपरागत में 3 गुण लिखना है, ऐसे चार्ट बना के। परंपरागत न्याय क्या है, आत्मा का गुण है, न्याय व्यवहारिक गुण है, न्याय शुभ है। उग्रवादी धारणा में क्या है, मैं कैटरीना बता चुका हूँ, हाँ, सही नाम पढ़े हैं, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है। देखो अब परंपरागत में क्या है कि न्याय शक्तिशाली लोगों का हथियार है। शक्तिशाली लोगों का हथियार है। इथिक्स में कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी सुन लो कि वर्तमान परिदृश्य में न्याय की अवधारणा के संदर्भ में प्लेटो के न्याय सिद्धांत के व्यवहारिक पक्षों का मूल्यांकन कीजिए, या नैतिक दृष्टिकोण से प्लेटो के न्यायवादी सिद्धांत में न्याय के स्वरूप का समीक्षात्मक मूल्यांकन करिए। ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन क्या हैं, इथिक्स के पोर्शन है। टॉपिक नंबर 1 के अंतर्गत हमें पढ़ना है और थोड़ी सी कुछ चीज़ें टॉपिक नंबर 5 के तहत पढ़ना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे न्याय क्या है, शक्तिशाली लोगों का हथियार है। लोग कहते हैं कि जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यदि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उस दृष्टिकोण से न्याय शक्तिशाली लोगों का हथियार है। यानी न्याय कौन करता है, तो केवल जिसके पास शक्ति होगा वही न्याय कर पाएगा। यानी बंदूक की नोक पर न्याय होगा। जो माओवाद का कंसेप्ट है, नक्सलवाद की जो अवधारणा है वो यही है। आप लोग एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके जो देखेंगे तो सोशल जस्टिस और इंटरनल सिक्योरिटी मैं ही पढ़ाता हूँ ISPCS में। तो आपको अभी नक्सलवाद में पढ़ा रहा था। तो माओवाद का जो माओ का कंसेप्ट है कि सत्ता बंदूक के नोक से मिलती है, तो वो वाली जो जस्टिस की अवधारणा है माओवाद का, वो कहाँ दिखाई पड़ती है, उग्रवादी धारणा में। ठीक है, इस तरीके से ही करना है। न्याय क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिहार का रूप है। हार्य का एक रूप है, क्या एक रूप है। न्याय की ये वास्तविकता है। तीसरा क्या है, न्याय शासकीय रूप है। की रूप है। यानी न्याय किससे होता है, तो वह केवल और केवल होता है, न्याय का कार्य क्या होता है, शासन करने के लिए होता है, अन्य किसी चीज़ के लिए नहीं होता है। ये हो गई न्याय की धारणा। दूसरा हम पढ़ेंगे न्याय की विशेषता।
न्याय की विशेषता, न्याय की लगभग 5 विशेषताएं हैं। न्याय की पहला क्या है, न्याय हमेशा विशिष्टता के गुण को स्पष्ट करती है। इसके अंतर्गत विशिष्टता का सिद्धांत समावेहित है। विशिष्टता का सिद्धांत समावेहित है। इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस इसी तरीके से की पॉइंट आप लोगों को लिख देता हूं, क्योंकि आप लोगों को एक प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर मिल जाए। क्योंकि एक एक जब एप्लीकेशन में मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी फिलॉसफी ऑप्शनल पढ़ना चाहता है वह बात कर सकता है, ठीक है। दूसरा है हस्तक्षेप का सिद्धांत। न्याय की विशेषता है कि इसमें हस्तक्षेप के सिद्धांत की भावना दिखाई पड़ती है। मैं वही चीज़ें पढ़ाता हूँ। देखो यूट्यूब पे भी मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। न्याय, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को ना लगभग सभी लोगों ने मैक्सिमम क्या किया है, 40 से जो अच्छा विद्वान बनने की कोशिश किया है वो भी 40 से 50 मिनट में समाप्त कर दिया है। जो ठीक ठाक थोड़ा सा इथिक्स की 1-2 किताब पढ़ा होगा। हम लोग का तो स्पेशलाइजेशन रहा है और इतना लेवल तक किसी जगह नहीं मिलेगा, खोज के एक बार देख लेना। तीसरा क्या है, न्याय सामंजस्यपूर्ण एकता का सिद्धांत है। सामंजस्य और एकता का सिद्धांत है। एकता स्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एकता लोगों में यूनिटी लाने के लिए ही न्याय पूर्ण व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है। चौथा क्या है, यह एक रचनात्मक सिद्धांत है। यह एक रचनात्मक सिद्धांत है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है, इससे कई विषयों का जन्म हुआ। सोशियोलॉजी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, फिलॉसफी का एक नया ब्रांच खुल गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी दृष्टिकोण प्लेटो ने संपूर्ण पाश्चात्य जगत को दिया जिसके हर आयाम को समझने में पूरा पाश्चात्य जगत वशीभूत हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि पाश्चात्य जगत कुछ और नहीं है, संपूर्ण प्लेटो के दर्शन का टिप्पणी पाद है और कुछ नहीं है। कुछ तो रही होंगी ये दशाएं जिसकी वजह से ये चीज़ों को कहा जाता है। तो ये वजह थी। चौथा क्या है, पांचवा क्या है, यह स्त्रियों के यह स्त्री महिलाओं के अधिकार का सिद्धांत है। अब सोच लीजिए इनके ऊपर एक चीज आ जाए, न्याय की विशेषता को उजागर करना फिलॉसफी में, तो वो कितना विस्तृत जाएगा। लोग करते क्या है कि 5 मिनट में पूरी की चीज़, अरे तू 5 मिनट में न्याय की विशेषता, न्याय को डिफाइन नहीं कर सकते हो, उसके पूरे सार को कैसे बता सकते हो। कुछ ना कुछ तुझे छोड़ना होगा, बेईमानी तो करना ही पड़ता है। टीचरों की भी गलती नहीं है, स्टूडेंट भी चाहते हैं कि 5 मिनट में हमको सारा चीज़ मिल जाए। कहाँ से समझोगे भाई और कहोगे कि मुझे पूरी प्लेटो का समझ में आ गया, संभव ही नहीं है। एकदम अनिवार्य है। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो कभी भी पढ़ो यूपीएससी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी प्लस एक ऑथेंटिक बुक, एक प्रमाणिक बुक हमेशा हर चीज के लिए रखो। एनसीईआरटी पढ़ो प्लस एक ऑथेंटिक बुक पढ़ो। जैसे पॉलिटी की बात की जाती है, पॉलिटी के लिए ज़्यादा नहीं,
11th 12th प्लस लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हो, दैट इज सफिशियंट। इसी तरीके से ज्योग्राफी में रखो 11th 12th प्लस ज्योग्राफी का एक बुक, मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा प्लस स्पेक्ट्रम। तो इस तरीके से रखने के ही पढ़ो, किताबें कम रखो। मैं सभी हमेशा आप लोगों से एक ही चीज़ कहता हूँ, आज यूट्यूब के ज़माने सोशल मीडिया का इतना बड़ा विशाल साम्राज्य फैल गया है कि उसकी वास्तविकता को हम समेट नहीं सकते हैं। तो हमें कोशिश करना होगा कि ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक स्रोत रखना है जिससे हमारा कल्याण हो जाए। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को क्लियरफाई करना होगा। आते हैं लोग अपना मार्केटिंग करने के चक्कर में बेड़ा गर्क कर बैठे हैं लड़कों का। तो प्लीज़ हमें समझना होगा, आपको समझना होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना। देखो, ऑथेंटिक बुक एक जरूर पढ़ना आप लोग। अब देखो, हम पढ़ा रहे थे ये चीज़ें, तो यहाँ से ध्यान से देखना। इन 5 अवधारणाओं के आधार पर हम न्याय सिद्धांत की विशेषता बताएंगे। नेक्स्ट क्या है कि हम उसके क्या रूप, न्याय के प्रकार देखा जाए। न्याय के प्रकार तो देखो, न्याय के प्रकार भी 2 प्रकार का होता है। न्याय के प्रकार भी 2 प्रकार का होता है। न्याय व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत न्याय भी होता है, सामाजिक न्याय भी होता है, सामाजिक न्याय भी होता है। तो हमें इन दोनों के समग्र रूप को समझना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम समझाएं कि हो सकता है कि शराब पीना किसी के लिए सही हो तो किसी के लिए गलत भी हो सकता है। ठीक है, रोज क्लास चलेगी, रोज क्लास चलती है। ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं यूट्यूब पे क्लास रोज चलती हैं। यानी व्यक्तिगत न्याय क्या है कि बहुत सी चीज़ें हैं, हो सकता है कि हमारे लिए जो सही हो और आपके लिए गलत हो। बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि सर यूट्यूब पे सारी चीज़ें पढ़ा दीजिए, ये आपके लिए तो सही होगा लेकिन ये संस्थान के लिए गलत होगा, क्योंकि संस्थान हर चीज़ इम्पोर्ट करता है, सारे एम्प्लॉई हैं, उनको सैलरी देना है, हर चीज़ें। तो न्याय का एक क्या है, एक व्यक्तिगत रूप है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसके साथ न्याय हो रहा है, इसके साथ वो हो रहा है, ये नहीं। एक है, हाँ, एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा क्या है कि यदि हम ये कहें कि सही बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता है कि सभी को, किसी आप धर्म के हो, हर धर्म की चीज़ें यही सिखाती है कि अपने से बड़ों का सम्मान करो। ठीक है, नैतिक दृष्टिकोण से जो उचित लगे वो करो। तो ये सारे आयाम किसको उजागर करते हैं, हमारी सामाजिक न्याय के स्वरूप को उजागर करते हैं। तो हमें इन विषय वस्तुओं को भी एक्सेप्ट करके चलना होगा। तभी न्याय कितने प्रकार के होते हैं, तो न्याय 2 प्रकार के होते हैं। न्याय के प्रकार व्यक्तिगत न्याय होते हैं, सामाजिक न्याय होते हैं। इन चीज़ों को अभी डिटेल से डिस्कस करूँ तो अभी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन इनके और पहलू भी हैं, उन्हें भी देखना है। नेक्स्ट क्या है कि न्याय सिद्धांत की आलोचना। न्याय सिद्धांत की आलोचना ये बात सही है। एक फिलोसफी का स्टूडेंट ही अच्छाई में भी बुराई के गुणों को निकाल लेता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ हर चीज़ की दृष्टिकोण सीमित हो जाती है, उसमें से भी एक नया दृष्टिकोण कहीं से निकलता है, तो वह है दर्शन के क्षेत्र में। यानी न्याय के सिद्धांत में कमियां थी, कई सब्जेक्ट का जन्मदाता भी रही है ये सिद्धांत। पॉलिटिकल साइंस का एक नया दृष्टिकोण दे दिया, राजनीतिक आयाम से पॉलिटिकल साइंस को खड़ा कर दिया, सामाजिक आयाम से सोशियोलॉजी को खड़ा कर दिया। इतना बड़ा था तो इसमें कमियां कहाँ से आ गई। फिलॉसफी को खड़ा कर दिया, साइकोलॉजी को खड़ा कर दिया, इनकी आइडियोलॉजी।
यानी इतनी चीज़ें थी तो फिर कमियां कहाँ थी? हमें ये भी तो ढूंढना होगा कि आखिर इस सिद्धांत में क्या क्या कमियां हैं, प्लेटो के सिद्धांत में क्या क्या कमियां हैं। तो पहली जो कमी है, देखो कमी क्या है, प्लेटो का जो ये न्याय सिद्धांत है यह नैतिक रूप से तो सही है, यह नैतिक रूप से तो सही है, लेकिन कानूनी रूप से गलत है। कानून के माध्यम से इसका इसको देखा जाए तो यह गलत है। यह संभव ही नहीं हो सकता है कि जिस तरीके से प्लेटो ने न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया उसको हम ग्राउंड लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर के तहत इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि उस सब, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी चीज़ धर्म और परिस्थिति के, काल और परिस्थिति के अनुसार होती है। तो जो प्लेटो ने न्याय सिद्धांत दिया वह अपने समय की परिस्थिति को देख कर दिया, और उस समय उनका जो साम्राज्य था राजतंत्र का था, और राजतंत्र में इस तरीके की अवधारणा करना असंभव लगता है। आपको तुरंत राजा के द्वारा दंडित होगा। जिस राज्य में रहते हैं उस राजा की बुराई करे, कमियों को वो करे, तो आपकी तुरंत दंड के अधिकारी हो जाएंगे। ये तो छोड़ दीजिए, लोकतंत्र में भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। एक व्यवहारिक पक्ष देखा जाए, मेरी बातों से आप लोग कुछ हद तक सहमत भी होंगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के तहत जो कृषि बिल का वापस लिया गया उसकी घोर आलोचना हुई। ठीक है कि जब आपको पता था कि जनता स्वीकार नहीं करेगी, जब आपको पता था कि जनता स्वीकार नहीं करी, तो आखिर फिर इसे क्यों लाए? कुछ लोगों ने कहा कि इनकी कथनी करने में अंतर है। ठीक है, ये लोग अंदर ही अंदर सारी चीज़ें करते हैं और जब लगता है कि विरोध वापस ले लेते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक निकृष्ट होकर कह दिया कि प्रधानमंत्री की बात की कोई वैल्यू नहीं है। ये नहीं है। हमारे देश का एक संवैधानिक संस्था का पद है। हमें व्यक्ति विशेष से मतभेद हो सकता है, व्यक्ति विशेष से हमें मतभेद हो सकता है, लेकिन उस संस्था के मुखिया है उससे हमें मतभेद नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में यह इतना तो है कि आप उनकी आलोचना कर ले जाते हैं, लेकिन यही राजतंत्र रहता तो राजा के खिलाफ बोलते तो आपको दीवार में चुनवा दिया जाता। मुगल आजम अनारकली की घटना आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, मूवी आई थी तो आप लोग देखे होंगे कि अनारकली ने उनसे यही कहा तो बादशाह ने उन्हें दीवार में चुनवा दिया। ठीक है, तो कहीं कई चीज़ें मिलती है हमें देखने का कि आप लोग एक छोटे थे, पता नहीं अब है कि नहीं, कहा जाता है अंधेरपुर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा की जो कहावत है कि यदि राजा को लगता है कि यह सही है तो वह कानून बन जाता है। मुगल काल में बहुत से ऐसे राजा हुए हैं कि जिनकी जबान से निकला मुखार बिंदु ही कानून बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद भी हुए हैं, उसके पहले भी हुए हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उस समय भी था कि वह नैतिक रूप से तो वो सही हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी रूप से इम्प्लीमेंट करने में प्लेटो को वही काम होता कि सुकरात को जिस तरीके से उनके गुरु को दंड दिया गया था इन्हें भी दंडित किया जाता, जो पूरी तरीके से गलत था। दूसरा, यह कर्तव्यों पर अधिक बल प्रदान करता है। नहीं, सॉरी, यह कर्तव्यों पर अधिक बल नहीं प्रदान करता है। एक बात बताइए, मैं अपनी पीढ़ी से एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप मानते हैं कि बिना कर्म किए कुछ मिल सकता है? क्या आप लोग मानते हैं कि बिना कर्म का कुछ मिल सकता है? यह संसार कर्म से ही डिसाइड होता है। भगवान राम जब तक राज्य में थे राजकुमार राम कहलाए,
लेकिन उन्होंने ऐसा कर्म किया, ऐसी परिस्थितियां उनके सामने आई कि 14 वर्ष के वनवास के बाद उनको कर्मों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहला दिया। मैं यही बस जानना चाहता हूँ कि मेरी पीढ़ी यही चीज़ रखे। आप मनीष, आप कर सकते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ मेरे लाल, 1 मिनट सुन लो। आप कर सकते हैं, ये पागल बहुत से लड़कों ने किया है। आपके पास समय है, कमर तोड़, यदि साल भर 1.5 साल भी लग गए ना, कम से कम 15 से 16 घंटा तो ऑटोमेटिक बन जाओगे, सोते जागते। एक बार एक कहानी छोटी से बताऊंगा कि सुकरात थे, सुकरात के पास एक लड़का आया। सुकरात के पास एक लड़का आता है और पूछा कि एक बात बताइए, आप इतने ज्ञानी क्यों हैं? आपके जैसे ज्ञानी बनने के लिए। हाँ, मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ। मैं देख के बता देता हूँ। देखो मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ जरूर बताऊंगा, इस चीज़ को बस जागरूक कर लो। दुनिया की हर चीज़ प्राप्त कर सकते हो। जिस भ्राता बंधु, जिस दोस्त को ये चीज़ समझ में आ गई, दुनिया की जो भी चीज़ चाहेगा ना, आईएएस तो बहुत छोटी चीज़ है यार, दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है। एक बार सुकरात के पास एक लड़का आया और कहा कि एक बात बताइए, मैं आपके जैसा ज्ञानी बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? कुछ उपाय बताइए जिससे मैं आपके जैसा ज्ञानी बन जाऊँ। तो उन्होंने बड़ा सटीक उत्तर दिया, ठीक है मेरे साथ आओ, मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे तुम मेरे जितना बुद्धिमान बनोगे। 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गया, ये बताते ही नहीं थे। तो एक दिन वो नहाने गए, नदी में नहा रहे थे। तो उन्होंने कहा एक बात बताइए, मैं आपको बेवकूफ़ नजर आता हूँ, आपसे मैं इतने दिनों से पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि इतने बुद्धिमान आप कैसे बने, आप डेली टालते जा रहे हैं। तो कहा कि आओ तुमको हम बताते हैं कि कैसे बुद्धिमान बनोगे। वह तुरंत कहा अच्छा पानी में बताएंगे क्या बुद्धिमान बनोगे? तो कहा हाँ यार आओ, तुरंत यही बताएंगे तुम कितना बुद्धिमान बनोगे। उसके बाद जैसे ही वो आता है, उसका सर पकड़ कर उस पानी में डुबो देते हैं और वो तब तक डुबाए रहते हैं जब तक उसको अब जान निकलने लगे। उसके बाद जब बाहर निकाले तो कहे कि इस तरीके से, वो लड़का जब इस तरीके से किसी के साथ होता है तो उखड़ जाता है आदमी। आपको लगता है कि मैं इस तरीके से मैं ज्ञानी बनूंगा, कुछ करूंगा? तो उन्होंने कहा एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारा सर अंदर डुबाया था तो सबसे अधिक किस चीज़ की चाहत थी? तो उन्होंने इसी ने कहा कि सांस की। सांस मैं नहीं ले पा रहा था, मैं मर जाता। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह उस समय तुम चाहत रखते थे जीने के लिए सांस की, उसी तरीके से अपने लक्ष्य से प्यार करो। यदि तुम उस तरीके की चाहत भर लिए, दुनिया की कोई ताकत तुझे कोई भी चीज़ प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने अंदर जुनून पालो, चाहत रखो, उस समय तुझे ना दुनिया की हर चीज़ में आईएएस की चीज़ दिखाई पड़ेगी। हर चीज़ में यूपीएससी के सिलेबस का एक घटना दिखाई देगी। हर कार्य में एक यूपीएससी की चीज़ें दिखाई देगी। जिस दिन इस तरीके की पागलपंती आ जाए, वो तू 24 साल का तो 26 साल 27 साल में भी रहती, 1 साल का भी टाइम रहता ना, तो तुम आईएएस निकाल लोगे। जिस दिन इस तरीके का चाहत होगा। गौरव सर का नाम सुने होंगे, गौरव अग्रवाल सर रहेंगे, ऐसा ही कुछ नाम है। वह 13 या 14 के आईएएस टॉपर थे। वो दिसंबर में घर आए थे, दिसंबर में अमेरिका से जॉब छोड़ के दिसंबर में घर आए। उनकी बीवी से कहा सुनी हुई,
हाँ ले सकते हैं। देखो बीवी से कहा सुनी हुई, जनवरी से वो पढ़ना शुरू किए, जून में पीटी का एग्ज़ाम था, अक्टूबर में मेंस था। बंदे ने उन्होंने इस तरीके से पागलपंती के जोश से पढ़ा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी के टॉपर बन के निकल गए। तो कभी कभी चाहत किसी के कहने से भी लग जाती है। और हम भारतीयों की तो एक कहावत कही है कि जब तक ठोकर नहीं लगती है ना, तो दुनिया की कुछ चीज़ें अच्छी लगती नहीं है। अभी एक मूवी आई थी शादी में जरूर आना, आप लोग देखे होंगे। कहीं कहने का मतलब यही है कि हमें जब ही जगा तभी सवेरा, एक कहावत कही गई है। तो अभी से जग गए हो तो लग जाओ। फिलॉसफी लोगे तो देखो, फिलॉसफी के साथ तुझे क्या होगा, लगभग तुम्हारा 80% सिलेबस जीएस में मिल जाएगा और 20% एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा तुझे। तुम चाहे कहीं भी पढ़ो, ये फ़ायदा है। यूपीएससी के जितने भी सब्जेक्ट के सिलेबस है, सब में शॉर्ट कोई सिलेबस है वो है, ये है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। हाँ ऑप्शनल ठीक है। निधि इसके लिए भी फिलॉसफी सबसे छोटा है, ठीक है। इस तरीके की चाहत पालो, दुनिया की हर चीज़ पाओगी। अब देखो आलोचना देख लो, नहीं तो आलोचना ख़त्म नहीं होगी। हमें आलोचना को भी आज ख़त्म करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, यदि जनरल के हो तो 28 साल और ओबीसी के हो तो 32 साल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना, यूपीएससी की गाइडलाइन देख लेना, अब ध्यान से पढ़ते रहो, ठीक है। कहीं ना कहीं नेक्स्ट क्या चीज़ें दिखाई देती है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में निरंकुशतावाद, वाद की भावना दिखाई पड़ती है। निरंकुशतावाद की भावना व्याप्त दिखाई पड़ती है। कहने का तात्पर्य है निरंकुशता का भाव तभी आ सकता है जब वहाँ का जो सत्ता पक्ष है, सत्ता का मुखिया हो, अपने मन की हर चीज़ को थोपने का कार्य करता हो, आरोपित करने का कार्य करता हो। यानी वो चाहता है कि मैं ये कहूँ कि सूरज पश्चिम में उगता है तो आप कहिए कि हाँ सब सूरज पश्चिम में उगता है। तो ये जो भाव होता है डिक्टेटरशिप की, वो इन चीज़ों में दिखाई पड़ता है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता उस समय भी दिखाई पड़ी और आज भी दिखाई पड़ी कि कभी भी न्याय सिद्धांत के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए हमें डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, हमें एक उदारवादी दृष्टिकोण चाहिए। इसीलिए प्लेटो ने बहुत सही कहा था कि राजा को हमेशा दार्शनिक होना चाहिए। A philosopher can also understand, criticize and positive value. Other person not understand the real meaning of critical analysis and positive analysis. तो हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हमेशा जीवन में अपनी भी समस्याओं के लिए यदि आपकी कोई बुराई करता है तो उसे एक्सेप्ट करो। हाँ हम में कमियां हैं, लेकिन उसकी जवाब दो तरीके से दो, अपने कर्म से दो। किसी ने कहा कि तुम किसी लायक नहीं हो तो उसको ये मत कहो कि तू भी तो किसी लायक नहीं है। अपने आप को इतना उठाओ कि एक दिन वह खुद मजबूर हो जाए कहने पर कि वाकई तूने काम किया है। दुनिया आलोचना करेगी पागल। मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया का, भगवान को तू गाली नहीं देता है, भगवान को लोग दुनिया में भगवान को लोग भी गाली देते हैं। अपने को यदि बदलना है तो अपने कर्म को बदलो, अपने कर्म करने की नज़रिया को बदलो, एवरीथिंग चेंज हो जाएगा। ये मेरा स्टेटमेंट है कि इफ़ यू वांट टू सक्सेस देन चेंज योर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स योर वर्क डन।
यदि कहने का तात्पर्य क्या है, इफ यू वांट, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपने कार्य करने की नजरिया को बदलिए। दुनिया का कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ इस चीज़ों को। निरंकुशतावाद की भावना उनमें दिखाई पड़ती है। दूसरी चीज़ है वर्ग संघर्ष की भावना दिखाई पड़ती है। वर्ग संघर्ष की भावना कैसे दिखाई पड़ती है? आप अक्सर देखते हैं कि प्लेटो ने भी एक वर्ग को कभी मूल्यांकन नहीं किया था, वो था दास वर्ग, गुलाम वर्ग। गुलाम को वो भी जानते थे कि प्रजातांत्रिक देश नहीं है, यह राजतंत्र है, और यदि गुलामों के खिलाफ बोलेंगे, यदि राजा के खिलाफ बोलेंगे तो जो मेरे गुरु की हसरत साथ हुआ वही चीज़ें हमारे साथ भी हो जाएगी। प्लेटो हमेशा इन चीज़ों से डरे थे। वह कहते थे कि सत्य हमेशा इंसान को कठिन राह पर खड़ा कर देता है। क्या आप लोग मानते हैं कि सत्य हमेशा इंसान को कठिन राह पर खड़ा कर देता है? बहुत आपसे दूर जाएंगे, बहुत आपसे बिछड़ भी जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का ही परिणाम है कि हमें इसे उचित सामंजस्य करने की आवश्यकता है। ये आलोचना थी। अब हम पढ़ेंगे न्याय सिद्धांत का महत्व। आज मैंने कहा था कि पूर्ण कर दूंगा, तो महत्व में आप देखें कि पहले तो इनके न्याय सिद्धांत ने कई विषयों का जन्म दे दिया, कई विषयों के जन्मदाता, कई विषयों के उद्धारकर्ता के रूप में है, जैसे राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन, ठीक है, मनोविज्ञान। इन सभी विषयों के जन्म देने का एक ऐसा सिद्धांत है जो पूरी तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया जिसमें से एक एक पिलर एक एक सब्जेक्ट के रूप में निकल गए। कहीं ना कहीं इसी आधार पर कहा जाता है कि प्लेटो का दर्शन ही संपूर्ण पाश्चात्य विचार का आधार है। यानी प्लेटो की आइडियोलॉजी ही संपूर्ण पाश्चात्य जगत में हर प्रकार की विचारधारा का क्या है, संगम है। जिस तरीके से सभी नदियाँ समुद्र में जाके समाहित हो जाती हैं और अपने अस्तित्व को विलीन हो जाती हैं, ठीक उसी तरीके से संपूर्ण पाश्चात्य जगत में जितनी विचारधाराएं हुई प्लेटो की ज्ञान में आकर समाहित हो जाती हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा, इसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, इतना बड़ा उदारवादी दृष्टिकोण था इनका। मैं डेली क्लास रहती है 3 से 4, ठीक है। जिन लोगों को फिलॉसफी ऑप्शनल पढ़ने के लिए बोल रहे थे, निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष में कम से कम 4-5 लाइन में ख़त्म कर देनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि 4-5 लाइन में निष्कर्ष को ख़त्म कर दो। यानी यद्यपि, शुरू कैसे, यद्यपि यह बात सत्य है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में बहुत सी कमियां थी, उसके बावजूद भी संपूर्ण पाश्चात्य जगत को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां से अनेक विषय वस्तुओं का उद्गम हुआ, जिससे संपूर्ण पाश्चात्य जगत की विचारधारा हिलोरे लेती आज तक दिखाई पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लेटो का दर्शन ही दर्शन शास्त्र है, अर्थात प्लेटो ही दर्शन शास्त्र है। यानी प्लेटो का दर्शन ही संपूर्ण दर्शन है, प्लेटो ही दर्शन है, दर्शन ही प्लेटो है। यह स्टेटमेंट है कि प्लेटो ही दर्शन है, दर्शन है, और दर्शन ही प्लेटो है। इन चीज़ों को
आप निष्कर्ष में डालते हैं तो आपके पूरे निष्कर्ष की 4 चांदनी लगा दे, वो कहने कहते 4 चांद लगा देना। तो ये ऐसी लाइन है कि आपके पूरी की पूरी चीज़ों में 4 चांद लगा देगा। ये स्टेटमेंट जब भी लिखें, आप लोग से हमेशा कहता हूँ कि कोई भी स्टेटमेंट आप लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन जरूर कर दीजिए करिए। इसे जो चेक करने वाला होता है उसकी डायरेक्ट यहाँ पे नज़र जाती है और उतने ही पढ़ के उसे समझ में आ जाता है कि आई थिंक ही इज राइट, he can understand all the portions of the this theory। मतलब इस सिद्धांत से संबंधित वह सभी पहलुओं को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो। दिस इज द रियल थीम्स ऑफ वेस्टर्न आइडियोलॉजी। Nobody clarify to other concept without Plato theory। प्लेटो की थ्योरी के सिवा कोई अदर थ्योरी पाश्चात्य जगत में निकले ही नहीं। आप जितने भी उपयोगितावाद, पूंजीवाद, सब ही जितनी जिस वर्ड के लास्ट में वाद लगा है वह एक प्रकार की आइडियोलॉजी होगी। तो जितने भी पाश्चात्य जगत में आइडियोलॉजी मिलेगी आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसकी आइडियोलॉजी में समाहित मिलती है। हमारी कोशिश यही थी कि इस तरीके से इसका समापन किया जाए। उसके बाद इसीलिए कहा जाता है कि प्लेटो के दर्शन ने यूनान के साथ संपूर्ण पाश्चात्य जगत के वैचारिक उन्माद में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन लाने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान किया। ये 3-4 लाइन लिखना ऑटोमेटिक पूरा का पूरा भाव क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से निष्कर्ष लिखना चाहिए। आप लोगों को मैंने आज बखूबी उसके छूटे हुए सारे आयाम बताया कि कितने आयाम थे, जिसमें धारणा हमने पढ़ा कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या धारणा थी। उसके बाद न्याय की विशेषता हम लोगों ने पढ़ा, न्याय के प्रकार पढ़े, न्याय सिद्धांत की आलोचना हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद लोगों ने निष्कर्ष पढ़ा। ओवरऑल इस तरीके से यदि प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को सूक्ष्मता में यदि समझकर आप एनालिसिस करते हैं तब समझिएगा कि वास्तविक रूप में आप प्लेटो की पूरी फॉर्मेट को सूक्ष्मता में समझने के योग्य बने। अदरवाइज यह संभव ही नहीं है। यदि इसके अन्य पहलू छोड़े तो कहीं ना कहीं बेईमानी करेंगे। और जीवन में सुधार लाना चाहते हैं तो एक बार देखो, फिलॉसफी क्या करती है। फिलॉसफी वैचारिक मंथन की सब्जेक्ट है, विचारों के मंथन की सब्जेक्ट है। जितना आप अच्छी तरीके से वैचारिक एनालिसिस करने का दृष्टिकोण विकसित करते हैं, आप एक अच्छे फिलॉसफर बनते जाएंगे। तो फिलॉसफी क्या है? वैचारिक संघर्षों का एक ऐसा विषय है जिसे मथनी में से महके कुछ मथ कर कुछ नया चीज़ निकाला जाता है। उसी तरीके से फिलॉसफी क्या करती है? विश्व के सभी प्रकार के विचारों को मथ कर उसकी जो क्रीम होता है वो निकालने का कार्य करती है। ये दृष्टिकोण था। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आप जितने भी